आपको क्या लगता है कि जो डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में आप अगर सपोर्ट करते तो किसको सपोर्ट करते? कौन बंदा आपको लगा कि ये लायक था बट इसको डीएनसी ने आने नहीं दिया? तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड। तुलसी डेमोक्रेट पार्टी की करप्शन, एक जमाने में डेमोक्रेट पार्टी बहुत ही आइडियलिस्टिक और हाई कैलिबर की पार्टी होती थी, जिसमें कैंडी का नाम दिया, और लेविन का नाम दिया, सिविल राइट्स, वर्कर्स राइट्स, पीस अगेंस्ट वॉर, ये वो सारा ये काम था डेमोक्रेट पार्टी का। डेमोक्रेट पार्टी जब जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ है, उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी की लीडरशिप चेंज हुई है, क्लिंटन आ गया, उसके बाद हो गया भाई चाइना में पैसा कमाओ, सऊदी अरेबिया के साथ पैसा कमाओ, आइडियल्स की ऐसी की तैसी, वर्किंग क्लास को छोड़ दिया। ठीक है ना? तो ये इनकी अल्टीमेट कोलैप्स हुआ है जब इन्होंने सारों ने मिलके इराक वॉर के साथ का वोट दिया है। जैसे मैंने बात की थी कि इराक वॉर के साथ इन्होंने वोट किया है विद द नियोकॉन्स, जो कि सबसे गिरे हुए रिपब्लिकन्स थे। सो हिलरी क्लिंटन, जो बाइडेन, चक शूमर, इन सब ने मिलके उनका साथ दिया जो सबसे गिरे हुए रिपब्लिकन्स थे, ऐसे काम में जिसमें अमेरिका की मॉरल लेजिटिमेसी बर्बाद हुई। यस। तो आज डेमोक्रेट पार्टी को पूछने वाला भी ये तुमने क्या किया सिर्फ एक है, और वो है तुलसी गैबर्ड। तो तुलसी गैबर्ड को तो आपने देख ही लिया कि इन्होंने तुलसी गैबर्ड का क्या किया। यस। सारे लगे हुए हैं कि नहीं कि बर्नी सैंडर्स, बर्नी सैंडर्स, बर्नी सैंडर्स, बर्नी सैंडर्स तो है ही जिहाद का दल्ला, उसको काफी अपग्रेड कर दिया हमारी साथ में। सो तुलसी इज द वन। लेकिन आपने देख लिया इन्होंने तुलसी के साथ क्या किया। हाँ, और तुलसी ने, जैसे वो कमाला हैरिस है, उसके साथ जो तुलसी ने डिबेट करी थी मुझे याद है, और इतनी बुरी तरह आई थिंक मैंने किसी को जलील होते हुए नहीं देखा, लाइक ऑन लाइव टीवी, जैसा उसने किया था उसके साथ। उसने कमाला को खत्म कर दिया, लेकिन आप देख लें 90% चांस है कि जो बाइडेन कमाला हैरिस को ही लेके आएगा। यस। जो प्रेसिडेंट, विच इज इनक्रेडिबल, यकीन नहीं होता। और जो बाइडेन 6 महीने में सर्टिफाई हो जाएगा कि ही इज, अगर वो जीत जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, तो 6 महीने में कह देंगे कि अनफिट, ही इज रिजाइनिंग, कमाला हैरिस प्रेसिडेंट। और कमाला हैरिस, आप कमाला हैरिस का सुने, कमाला हैरिस की माँ साउथ इंडिया की हिंदू है। हाँ जी। उसका बाप जमैका का है। हाँ जी। अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिफाई करती है। यस यस। कहां से अफ्रीकन अमेरिकन है भाई तू, झूठी? अगर 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 तेरी माँ हिंदू है तो सुनाना कि भाई हिंदुओं के साथ क्या हुआ। नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट की नौकरानी है। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, पर एस्टैब्लिशमेंट की नौकरानी है, और एस्टैब्लिशमेंट को हिंदुओं से नफरत है, और झूठ बोलना है जिहाद के बारे, मुसलमानों के बारे, तो अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन बनाया हुआ उसने। हाँ, उसने अपनी आइडेंटिटी, नॉर्मली लोग माइनॉरिटीज को काफी प्राउड करते हैं, शी इज अ वुमन ऑफ कलर, लाइक शी कम्स फ्रॉम अ माइनॉरिटी रिलीजन, बट जब वो हिंदू की बात आती है तो समहाउ लोग उसको, आई थिंक तुलसी को मैं देखा मैंने, वो प्राउडली वेयर्स इट, अदरवाइज लोग बात नहीं करते उस बारे में। ये तुलसी की खासियत है। आई टेल यू, मैं ना अक्सर बोलता हूँ कि ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये रही है, खास करके अमंग्स्ट हिंदूज, कि हम ये आई से 5000 ईयर्स की हमारी यही हिस्ट्री है कि हमारे इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर क्या हो रहा है, हिंदूज को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर ये तुलसी की खासियत है। तुलसी हैज नॉट सेड कि भैया मैं सबको हिंदुइज्म सिखाऊंगी, शी इज नॉट सेड कि मुझे सीईओ बनना है। शी हैज बिकम इन्वॉल्व कि अमेरिकन आप क्या हो, आपके चैलेंजेस क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, एंड शी बिकम्स रेलेवेंट टू एवरीवन। Hindus are struggling to be relevant to the rest of the world. This is the problem. Hindus have to start thinking how to be relevant to the rest of the world. ये कैसे हो गया कि अमेरिका की वो निक्की हेली और सरदारनी है, ठीक है, क्रिश्चियन बनी हुई है, पर है तो सरदारनी ना। यस, ये बॉबी जिंदल भी। कनाडा में वो एनडीपी का हेड जो है जगमीत सिंह, आपका डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया में उत्पल सिंह दोसांझ जो है, तो सरदार क्या कर रहे हैं, दे थिंकिंग कि भाई इनके लिए क्या रेलेवेंट है, उनकी रेलेवेंस और हमारी रेलेवेंस में फिट क्या होता है। This is something that Hindus do not think about, and I really recommend, if India is to be powerful, Indians have to start thinking कि भैया हमारे अलावा और कुछ भी है, तो अगर हमको इज्जत चाहिए तो हम दूसरों की कदर करके कुछ फिट ढूंढें। That's what I think, which Tulsi has done, but she's not even Indian. Yes, she's not Indian. Yeah, वो तो हवाई की है, और उसके पेरेंट्स ने आई थिंक हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया था, right? Yeah.
मतलब कि किसी और कल्चर के लोग हिंदुइज्म एक्सेप्ट करके हिंदुइज्म को चढ़ा रहे हैं, Yeah. हम नेटिव होते हुए नहीं चढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ और सोचते नहीं है अपने अलावा। Yes, yes, yes. और मैंने देखा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी तुलसी को काफी, मतलब आई थिंक शी इज द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन्स एज वेल। यस यस, आप ये सोचें कि जो इराक वॉर की गंद जो मचाया था वो रिपब्लिकन पार्टी ने मचाया था डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर। नेशनल सिक्योरिटी की, आर्मी को सपोर्ट करने की, ये सारी की सारी पॉलिसी रही है रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स की। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, रिपब्लिकन पार्टी नहीं सपोर्ट करती है तुलसी को, रिपब्लिकन यस पार्टी वोटर्स हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लाया है, वो तुलसी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि तुलसी भी ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप भी ठीक है, हिलरी गलत है, बुश गलत है। जो बाइडेन जो है ये डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि भाई ये सीए का मसला गलत है और कश्मीर में इंडिया जो कर रहा है गलत है, और फिर कुछ दिन बाद कह दिया कि भैया इंडिया और अमेरिका की तो नेचुरल पार्टनरशिप है। तो जो बाइडेन जो है मैं इनका बहुत फैन था क्योंकि मैं एक जमाने में बिल्कुल बिलीव करता था कि ये कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेटिव है और कॉमन मैन ही है और बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक नंबर अव्वल दर्जे का बदमाश रहा है, जो जिस तरीके में फायदा लगता है वो मीठी मीठी बातें करके दिल खुश करके अपना काम करता है। तो मेरा इसके साथ पहले दिल तब टूटा था जब इसने इराक वॉर के लिए वोट किया था। तो जो इराक वॉर जब हुई थी तो 9/11 का अटैक हुआ है, तो उसमें सारे हाईजैकर सऊदी थे। वो अटैक की सारी प्लानिंग प्रोग्रामिंग ओसामा बिन लादेन ने जो की थी वो उसने अफगानिस्तान में बैठ के की थी। अफगानिस्तान में इनके होस्ट तालिबान थे। तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज करने वाले सिर्फ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान थे। तो उन दिनों में जब ये नालायक बुश को जब चढ़ गया था कि हम अफगानिस्तान जाके इनको सेट करेंगे, ठीक है भाई वो तो बनता था, लेकिन फिर अफगानिस्तान में जो हो रहा था 9/11 को लेके, उसके बहाने से ये जॉर्ज बुश के नियोकॉन रिपब्लिकन्स ने इराक का बहाना ढूंढ लिया कि हम इराक के वॉर करेंगे। अब इराक में वो सद्दाम हुसैन होगा, बदमाश होगा, जो कुछ था, लेकिन सच्ची बात यह है कि ग्लोबल जिहाद जिसको हम कहते हैं, जो कि ये जो पाकिस्तान करता है, जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड करते हैं, ये सारा इसका तो इराक के साथ ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये सब लोग, जिहाद आता है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया का कंट्रोल भी था अमेरिकन गवर्नमेंट पे। तो सऊदी अरेबिया के कहे पे ये इराक के पीछे पड़ गए और सारी दुनिया को झूठ बोला कि जिहाद आता है इराक से। तो उसमें जब अपोजिशन हुई थी कि भैया ये गलत बात है, उस पे अपोजिशन सारी की सारी डेमोक्रेट पार्टी से आई थी कि इराक में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, सद्दाम हुसैन का ताल्लुक नहीं है अलकायदा के साथ, ये सारी बातें हुई थी। लेकिन जब वोट हुआ इराक वॉर पे, तो जो पुराने डेमोक्रेट थे, कार्ल लेविन, ये केनेडी, इन सब ने इराक वॉर के खिलाफ वोट किया। हिलरी क्लिंटन, जो बाइडेन, चक शूमर, इन सब ने इराक वॉर के साथ वोट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सच्ची बात यह है कि जो क्रिमिनल करप्ट एक्टिविटीज सऊदी अरेबिया और चाइना दुनिया में कर रहा है, उनके जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में जो पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में से जो बाइडेन एक लीडिंग पार्टनर है। जो बाइडेन का लड़का यूक्रेन में साल के $6 लाख की नौकरी करता है। नौकरी क्या करता है? घर बैठे तो $6 लाख आ जाते हैं, है ना? yes. तो अब हम इंडिया में बैठे हैं, हमको तो पता है करप्शन कैसे चलती है। हाँ जी। टीवी भाई बहन किसी को पैसे पहुंचा दो, नहीं करप्शन कहाँ है जी? तो बाइडेन तो ये हरकतें करता रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ मिला हुआ है, जिहाद के साथ मिला हुआ है, इसकी करप्शन और चोरी और बदमाशी चलती रहती है, और दुनिया को आगे सुना देता है देखो जी मैं कितना शरीफ आदमी हूं। और ऊपर से आज उसकी अगर आप बातें सुने, वो सठिया गया, डिमेंशिया, बूढ़ा हो गया भाई। देखा हमने वीडियोस में। तो जिस जमाने में डोनाल्ड ट्रंप को इनको हराना है, उस जमाने में इनको एक बंदा मिला है जो कि पहले करप्ट था और आज सठियाया हुआ है। इसका तो ये एक अटलांटिक मैगजीन है, अटलांटिक में आर्टिकल आया था कि हमको बाइडेन से सिर्फ ये चाहिए कि वो जिंदा रहे।
उसकी पॉलिसी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो सठियाया है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बस जिंदा रहे। क्या मतलब कि उसको हम जिता के प्रेसिडेंट बना के सरकार हम चलाएंगे। हम कौन? वही जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और चीन के दल्ले हैं। सीधी सी बात है। तो कोई इंडियन, कोई हिंदू, कोई सिख अगर जो बाइडेन की तरफ जाता है या वोट करता है, वो या नालायक है या गद्दार है। मैं एक चीज सोच रहा था सर कि मतलब मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कनाडा में स्पेशली इंडिजिनियस लोगों के प्रति लोगों के अंदर काफी सहानुभूति है और उनके साथ बुरा भी हुआ और वो उसको एक्नॉलेज करते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई द हिस्ट्री। अब लोग पुरानी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तो चाहे किसी बंदे ने 80 अच्छे काम करे थे, उसने अगर ही वॉज अ स्लेव ओनर उसकी मूर्ति तोड़ दी, नाम बदल दिया, अगर यही सब इंडिया में आ गया तो आपको क्या लगता है जो लेफ्ट लिबरल है वो सारे जो मुस्लिम इन्वेटर्स थे उनके नाम बदल देंगे, उनकी मॉन्यूमेंट्स बनाई हुई कैंसिल कर देंगे? You're exactly right. अगर आपको इंडिजिनस लोगों का इतना फिक्र है तो क्या हम इंडिजिनस लोग नहीं थे जिनके ऊपर 1000 साल राज हुआ है ना? तो अगर आपको व्हाइट इंपीरियलिस्ट से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर आपको मुस्लिम इंपीरियलिज्म से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? हाँ जी। है ना? तो अगर आप मूर्तियां बुत तोड़ने के काम पे लगे हुए हैं, तो जो आज हिंदुओं की कोई मूर्तियां बुत मिलते ही नहीं है, या जो मिलते हैं उनकी शक्लें टूटी हुई हैं, नाक टूटे हुए हैं, तो क्या मतलब कि क्या वो आपका सिस्टम क्या है? तो क्या तालिबान तालिबान वो जो बामियान बुद्धा थे, 1500 साल के बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के वो जो बुद्धा थे, आपको मालूम है कि जिस टाइम पे तालिबान ने वो बुत उड़ाए हैं उस टाइम पे भी उनकी शक्लें नहीं थी, हाँ मुस्लिम जी, ने उनकी शक्लें ऑलरेडी उड़ा दी थी। छोड़ दी थी, यस। है ना? तो तालिबान ने आके बुत भी उड़ा दिए। तो मतलब कि अगर मुसलमानों का ये सीन था कि जो एग्जिस्टिंग कल्चर, एग्जिस्टिंग हिस्ट्री, एग्जिस्टिंग वैल्यूज, एग्जिस्टिंग हीरोज की रिप्रेजेंटेशंस उनको बर्बाद कर दिया जाए, तो क्या आप भी वही कर रहे हैं हम? तो ये क्या बकवास है? तो जो जो प्रिंसिपल्स आप व्हाइट लोगों पे डालते हैं बिकॉज ऑफ इंपीरियलिज्म, वो आप मुस्लिम पे क्यों नहीं डालते बिकॉज ऑफ इंपीरियलिज्म? हाँ, उस मुद्दे पे भी मैं आऊंगा कि ब्लैक लाइफ मैटर का जो मुद्दा है वो भी इंडिया में लोग मतलब इंडिया ही नहीं, मैं कहूंगा जो अप्रवासी भारतीय हैं, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, तो वो ब्लैक लाइफ मैटर भी मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी कि हमारे ब्राउन लोग इतना ज्यादा कंसर्न होंगे उसके बारे में। तो कोई कंसर्न उसका आप नहीं क्या है क्या लगता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे? ये दे आर नॉट कंसर्न्ड। ये अपनी वर्च्यू सिग्नलिंग करते हैं। अपने इनकी ईगोज फ्रैजाइल हैं और ये अपने आप को अच्छा मानना चाहते हैं और ये बाकी दुनिया को भाषण देना चाहते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं और तुम कितने बुरे हो। तो अपने दिल में ही लेके वो बैठे ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है ना? तो सवाल ये है कि अगर अगर गोरे लोगों ने ब्लैक स्लेव्स खरीदे थे, तो ब्लैक्स किसने बेचे थे? किसने बेचे थे? बेचने वाले तो काले थे, काले ब्लैक्स ने बेचे थे। अरब्स ने अफ्रीकन बेचे थे, अरब्स अरब्स ने ने थे। काफी। सारा के सारा स्लेव ट्रेड अरब्स का था। यस। तो अब बोलो ना कि ये तुम्हारा किया हुआ काम है। नहीं, उनको नहीं बोलना, उनको नहीं बोलना। वो सताए हुए लोग। ये मैं एक देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक देख रहा था। ये जी आज हिंदू लगे हुए हैं, ये फेमिनिस्ट लगे हुए हैं, यंग फेमिनिस्ट। कृष्णा वाज अ फक बॉय। यस यस वुमन। यस, वो ट्विटर पे मैंने भी देखा। हाँ। हाँ जी। तो मोहम्मद साहब की कितनी बीवियां थी, उनके पास स्लेव्स थे। कहो उनको भैया स्लेव ओनर था, कहो ये वुमनाइजर था, कहो ये पीडोफाइल था। नहीं कहोगे ना? वो तो क्या कंप्लीटली। क्या आप तो तो क्या ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? अगर आप वाकई दुनिया के लिए कंसर्न्ड हैं, तो फिर हर जगह अपने प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई करो ना। हम्म। तो वो तो है नहीं ना। नहीं, पर मैं बस ये सोच रहा था कि जो ये कैंसिल कल्चर है, जो जो हाँ। मैंने देखा, जो मोस्टली लेफ्ट विंग जो पॉलिटिक्स है, अब यूएस के बारे में लोग कहते हैं कि यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। आई थिंक यूएस का सॉफ्ट पावर आज भी उतना ही स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो कैंसिल कल्चर है, ये लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, ब्लैक लाइव्स मैटर, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर ये जो हमारे लेफ्ट विंग जो है, जो इवन आई वुड से साउथ ईस्ट एशिया का जो है, अगर वो वही मॉरल स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं अपने यहाँ, तो आई थिंक फिर तो जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, आई थिंक वो दोनों पहली बार एक टॉपिक पे साथ खड़े नजर आएंगे। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो हमने अभी कृष्ण की बात की ना, कि ये कृष्ण को गालियां दे रहे हैं,
तो एक्चुअली हिंदू राइट, एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट विद यू कि हम फेमिनिस्ट और लेफ्ट से डर गए। नॉट हम, मैं तो सिख हूं खैर, क्योंकि अब हमारी कहानी ये है कि कृष्ण, जब मैं बच्चा था कि कृष्ण और गोपियों की कहानी थी। अब ये फेमिनिस्ट शुरू हो गए हैं कि भैया ये वुमनाइजर था। यस। तो द करेक्ट रिस्पॉन्स इज कि अगर कृष्ण गोपियों को पसंद था और उसने थोड़ी मस्ती की थी तो दैट वाज हिम, दैट्स द वे इट इज। इंस्टेड हम शुरू हो जाते हैं नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं थी। क्यों भाई, क्यों डर रहे हो इनसे, क्यों भाग रहे हो इनसे? If 50 women loved him and he had his fun, that was him. उसने उसके बाद अर्जुन को ब्रह्मांड दिखाया, उसने महाभारत लड़ी, उसने सारी गीता उस पे बेस्ड है। और ये दो चार नलायक उसको फक बॉय कह के और वुमनाइजर कह के खराब करते हैं, तो आप डर गए। फेमिनिस्ट का एक बहुत बड़ी लाइन थी ना कि माय चॉइस, तो उन औरतों की चॉइस है, दे लव कृष्णा। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। ये जो कृष्ण को कह रहे हैं ना, ये मोहम्मद को नहीं कहेंगे। क्यों भाई? फिर तो जान प्यारी है ना। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है ही है, लेकिन बिगटरी भी है। ये हिपोक्रेसी है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना कि ये अपने आप को सारा के सारा जो लेफ्ट है, ये जो सारे जो मॉरलिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज वाले हैं, ये अपने आप को बहुत मॉरल समझते हैं। हाँ जी। और इनकी मोरालिटी सारी झूठी है, क्योंकि इनकी मोरालिटी डबल स्टैंडर्ड से बनी है। इनको क्रिश्चियन से नफरत है, इनको जू से नफरत है, इनको हिंदू से नफरत है। और ये अपनी नफरत के ऊपर मोरालिटी का निकाब पहनते हैं। क्योंकि अगर इनको अपने आइडियल्स, अगर ये ऑनेस्टली अप्लाई करने हो, तो इनके आइडियल्स के नीचे तो एक्चुअली क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, इजराइल और इंडिया तो बहुत अच्छा निकलता है। अगर इंडिया में क्रिश्चियन का इशू है, अगर ब्राह्मणवाद का इशू है, अगर दलित्स के ऑपरेशन का इशू है, अगर इंडिया में ये इश्यूज हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 1947 के बाद इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है इन इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी, आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, हमने बहुत तरक्की की है। 57 मुस्लिम कंट्रीज में कहां डेमोक्रेसी है? मलेशिया में होगी शायद थोड़ी सी। चाइना का क्या हाल है, ईरान का क्या हाल है, रशिया का क्या हाल है? अब ये लेफ्ट विंग वाले चाइना को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, टोटलिटेरियंस हैं। पर चाइना ने तो बुद्धिस्ट लोगों को रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करने दिया, जो दलाई लामा और तिब्बतन्स के साथ किया, उइगुर मुस्लिम्स। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो एक एसोसिएशन बनी कैसे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इनके जो क्लेम्स है ना कि हम एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए लड़ रहे हैं, ये वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं। they are against the whites, against the Jews and against the Hindus. एंड ये जो प्रिंसिपल सुनाते हैं ना, these principles, ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, अगेंस्ट द जूस एंड अगेंस्ट द हिंदूज। तो जब कोई और आ जाता है ना, जैसे भाई शिया के साथ सुन्नी क्या करता है ना, चाइनीज वीगुर के साथ क्या करता है, चाइनीज तिब्बती के साथ क्या करता है, उसमें इनकी बोलतियां बंद हो जाती हैं। कुछ नहीं कहना इनको। अब इंग्लैंड में ये ग्रूमिंग गैंग का जो स्कैंडल चल रहा है, जो ग्रूमिंग गैंग का स्कैंडल, पाकिस्तान को मास रेप, गैंग रेप करते हैं। हजारों, 20-25 हजार लड़कियां इस तरह रेप हुई हैं। इंग्लिश पुलिस रिपोर्ट्स लेने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट डिस्कस करने को तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस रिपोर्ट रिलीज करने को तैयार नहीं है किसने किया है। एक लिबरल फेमिनिस्ट कहती है कि जो ये लड़कियां मुसलमानों के हाथ रेप हुई हैं, ये डाइवर्सिटी के इंटरेस्ट में चुप हो जाएं। ठीक है, नॉट जस्ट दैट। एक एमपी है समथिंग नाज, पाकिस्तानी मुस्लिम एमपी है, उसने ये बात रीट्वीट की है कि जो बच्चियां, गोरी बच्चियां मुसलमानों के हाथ रेप हुई हैं, वो बात ना करें क्योंकि इससे डाइवर्सिटी खराब होती है। तो ये डाइवर्सिटी लिबरलिज्म, फेमिनिज्म करने वाले जो ये सारे लेफ्टी है ना, इनका मकसद ये है कि जहां जहां विलनी है, जेन्युइन विलनी है, उस पर मुंह बंद किया जाए, और जहां जहां पे क्रिश्चियंस, जूस और हिंदूज को जलील किया जाए, वहां इनको फेमिनिज्म सूझ जाती है। उस ग्रुप ने तो सिख लड़कियों को भी टारगेट किया था काफी बड़े नंबर। बिल्कुल किया। तो ये जो हमारे जो एमपी बैठे हुए हैं, ये ब्रिटेन के एमपी जो है, तन मन प्रीत टेसी, जो बैठे हैं इंग्लैंड में, ये बोरिस जॉनसन रेसिज्म सुनाते हैं। ये जरा मुंह खोले ना कि पाकिस्तान में खादिम रिजवी सिखों के बारे क्या बकवास करता है, वो तो बोलेंगे ही नहीं। तो आईएसआई के कहां कहां पैसे घूम रहे हैं ना लेफ्ट में, ये बड़ी डेंजरस बात है।
अमेरिका में बैठे एकेडमिक्स, जो लेफ्ट के एकेडमिक्स हैं, बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, मेरे पे डेफेमेशन का केस डाल देंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो इंडियन नाम के एकेडमिक्स, जिनके आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में आते हैं, ये सारे आईएसआई के पैसे पे चलते हैं और इंडिया को गालियां देते हैं क्योंकि बिके हुए हैं। आपको पाकिस्तानी कभी नहीं मिलेंगे जो अपने दिल से कहें कि भैया पाकिस्तानी तुम क्या कर रहे हो। कुछ हैं, तारिक फतह हैं, वो आरिफ जाकिया हैं, दो चार मिल जाएंगे आपको, मिस्टर बशानी है, लेकिन इंडियंस की एंड ही नहीं मिलेगी जो इंडिया को अनजस्टली लिबरलिज्म के नाम पे गिराने पे लग रहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। सब पाकिस्तान के दल्ले हैं। पाकिस्तान तो पर एक छोटा सा देश है, तो इंडिया वाले क्यों नहीं करते सब काम? इस बात पे मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये ना ये कॉम्प्लेक्स कहानी है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम आउटसाइड इंडिया का इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। तो मेरा आज आजकल फेसबुक में कुछ चल रहा है कि भैया 1971 हम नहीं जीते, हम हारे। आई बिलीव, तो मुझे लगता है वो इंडिया जीते तो सही, बट ट्रॉफी और मैन ऑफ द मैच सारे जो थे अवार्ड वो पाकिस्तान ले गया। हमने जीते जीते छोड़ दिया। हाँ जी। तो ऐसा है, मतलब कि 50 ओवर का मैच है, 49th ओवर हो गया, उनकी एक विकेट बची है, हमने बैट गिरा दिया, विकेट छोड़ दिए, ग्लव्स उतार के हम चले गए कि हम तो जीत गए हैं जी। That's what we did, ठीक है ना? तो कहानी ये मिलती है कि भैया अमेरिकन 7th फ्लीट का थ्रेट आया था जी, कि पाकिस्तान को बचाया इन्होंने। तो सवाल ये उठता है कि 1947 से लेके अब अमेरिका का रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ तो झगड़ा था, आपने रशिया का साइड क्यों लिया? आप अमेरिका की साइड क्यों नहीं हुए? वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, वो इंपीरियलिस्ट नहीं है, उन्होंने आपकी कॉलोनियलाइजेशन नहीं की, आपने अमेरिका को क्यों धुतकारा? आपने धुतकार दिया, पाकिस्तान ने फायदा देख के आपने पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली, पाकिस्तान ने अमेरिका को कह दिया हम आपके हर काम आएंगे, रशिया को, अफगानिस्तान को, आगे पीछे हम हर काम आएंगे। वो अमेरिका के काम आने लग गए, हम रशिया की गुलामी में आ गए। और अमेरिका ने दिस इज व्हाट आई कीप टेलिंग इंडियंस, मेरे एक वीडियो में मैंने बात भी की है कि 1947 में द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव, ठीक है, तो जाना तो था ही। तो आज कांग्रेसी कहते हैं कि भैया नेहरू गांधी ने भगाए, लेफ्ट कहता है कि नहीं सुभाष चंद्र बोस ने भगाए। अब अल्टीमेटली किसने भगाया? उन्होंने जाना तो था ही, बट 1947 में उनको नहीं जाना था। यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको कहा था कि अब वॉर खत्म हुई, तुम अब जाओ। आओ, ये जो कैटास्ट्रफी हुई है ना, ये पार्टीशन की जो जेनोसाइड हुआ है, ये इसलिए हुआ था बिकॉज इंग्लिश हैड टू गो इन हरी। 6 महीने के अंदर कुछ अरेंजमेंट करके जाओ। तो इनको हरी क्या थी? इनको हरी ये थी कि अमेरिका ने कहा था तुम अभी निकलो, ये जाना नहीं चाहते थे, इनको अमेरिकन से निकाला था। उसके बाद इंडिया में गुर्बत, गरीबी, भूखमरी बहुत थी, सारी की सारी एड, फूड एड अमेरिका से आई थी। yes. ये जो एम्स जो बना है ना हमारा, एम्स की फंडिंग, ये किसी को पता नहीं है, एम्स की फंडिंग was money that India owed to America, और अमेरिका ने कहा था इंडिया में रखो, इसको यूज कर लो, एम्स ऐसे बना है। तो अमेरिका 1962 1965 तक पूरी कोशिश करता रहा कि इंडिया की सपोर्ट करो। चाइना की साथ जो वॉर हुई इसमें अमेरिका ने सपोर्ट की, लेकिन सारे के सारे इंडियन लीडरशिप सारी की सारी सोवियत यूनियन को बिकी हुई थी। नहीं, उनका ये भी तो एक हमारा एक सेटअप है ना सर, कि हम अहिंसावादी हैं और हम नॉन अलाइनमेंट है, हम किसी का सब साइड नहीं लेंगे, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो। अरे झूठ है। तो फिर रशिया का साइड भी लिया और कह भी दिया कि हम नॉन अलाइंड है। क्यों झूठ बोलते हो भाई? अगर तो रियली नॉन अलाइंड होते तो फिर क्या रूस के साथ इतनी दोस्ती है? क्यों दिल टूट? व्हाई आर ऑल आवर वेपन्स अमेरिकन, रशियन? ये सारे मिग और ये सारी हमारे T-70 टैंक्स, ये सारी रशियन क्यों है? वो एक पिक्चर है जैसे रियली वो क्या वो, अगर आप 1950s और 1960s की मूवीज देखें ना, वो सारी की सारी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस की सरकार के चलाया हुआ। हिंदी फिल्म आपका मतलब है? हिंदी फिल्में बहुत है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आई विश आई रिमेंबर द एग्जांपल्स। मेरा जूता है जापानी, वो ऐसी जो है सारी कम्युनिस्ट। राज कपूर की कहानी क्या थी? सारी कम्युनिज्म बेच रहा ना वो हमेशा। इट इज अ पुअर मैन अगेंस्ट अ रिच पीपल। यस हमेशा। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। तो हमारे वो जो क्या, मेरी देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, तो किसान लगा हुआ है और उसका भाई अमीर लोगों के साथ करप्ट, वही है ना। अमीर आदमी हमेशा सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, लोगों की बेइज्जती कर रहा है, घूम रहा है। यही कहानी बताइए ना हर टाइम पे। यस।
क्या एक आप नया सही कह रहे हैं, वो मनोज कुमार की बहुत फेमस मूवी थी, उसमें भी वो ब्लॉन्ड बाल कर लिए सायरा बानो ने, हमेशा वो सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, मतलब वेस्ट को ऐसा दिखाता थे वो। दैट्स राइट। एंड द मूवी ये क्या, नया नया दौर, हाँ जी। मैं चीन रूस होके आया, ये वो देखा, यही सुना रहे थे ना। सही कह ये रहे नॉन हैं, लाइन, मैंने ध्यान नहीं दिया नॉन कभी। लाइन झूठ बोला है कांग्रेस ने इंडिया के साथ। एंड मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मेंटालिटी इंडिया में अब भी है, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी। हम्म। आई बी वेरी ऑनेस्ट। और ये सोच तो मैं देख रहा हूँ कनाडा अमेरिका में भी है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट कैपिटलिज्म नाउ। यार कैपिटलिज्म के देयर अगेंस्ट, बिकॉज यार देखो, मोस्ट पीपल आर इलिटरेट, ठीक है। जो कैपिटलिज्म के खिलाफ है ना, वही आईफोन पे कहते हैं कि कैपिटलिज्म इज बैड, हम्म। है ना। कोई नहीं कहता है कि मैं कैपिटलिज्म की नौकरी छोड़ के वहां 5 एकड़ जमीन लेके मैं अपना अनाज खुद उगाऊंगा और आप आईफोन आप रखो, कोई नहीं कहता है। तो कैपिटलिज्म को गालियां देना लेजी प्रिविलेज लोगों का काम है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कैपिटलिस्ट जो हैं, इन्होंने पिछले 30 साल में अपनी कंट्रीज को चाइना को बेच दिया, सऊदी अरेबिया को बेच दिया। एप्पल, नाइकी, प्रॉक्टर गैम्बल, एप्पल, गूगल, ट्विटर, ये सब चाइना के दलाल हैं। और यस। इंडिया का भी यही हाल है। अब मैं इंडिया के कंपनीज का नाम लूंगा तो मुझ पर डेफेमेशन केस आ जाएगा, मेरा मुंह बंद कर देंगे, तो नहीं, मैं वो इंडियन सबको कंपनी। पता है सर, वो तो सबको पता है, वो कुछ जिसको नहीं पता है वो अंधा है फिर, जो नहीं देख पा रहा। सीधी सी बात है। हमारे हम अब रियलिटी है कि हमने, हमारे सारे आईटी नेटवर्क्स चाइनीज इक्विपमेंट पे चलते हैं। यस। क्यों भाई? चाइना दुश्मन नहीं है, भूल गए आप? 10 रुपए का सिगरेट, वो लाइटर तक, वो भी हाँ, मेड इन हाँ, चाइना है। ठीक है। तो, चलो ठीक है, जो मैंने 50 रुपए का खिलौना, 10 रुपए का लाइटर, चलो ठीक है, ये सब तो चाइना से आता है, ठीक है। बट अब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी वो 10 रुपए के लाइटर पे तो नहीं बदलती है। लेकिन अगर आप इंडिया के सारे जो नेटवर्क्स हैं, ये सारे चाइनीज टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये क्या चल रहा है? अगर विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज अगर बड़ा अच्छा काम कर रही है आउटसोर्सिंग में, तो उस टाइम पे आपने रुक के क्यों नहीं पूछा कि इंडिया में हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ रही है? हम फोन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अब चाइना में अगर वन प्लस आता है, गूगल, ये सारे जो चाइना के फोन्स हैं, ये चाइना के अपने डिजाइन थोड़ी है, सारी इंजीनियरिंग तो अमेरिकन है, चिप्स यस। अमेरिकन है, बोर्ड्स अमेरिकन है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज अमेरिकन है, सब अमेरिकन है। ये तो सिर्फ उनको बना के जोड़ जोड़ के इंडिया में सस्ता बेच देते हैं। तो इंडिया से क्यों नहीं हुआ ये? मतलब कि आपसे ये भी नहीं हुआ, सो ये हमारे 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 कैपिटलिस्ट हैव लेट अस डाउन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और वो इंडिया ही नहीं, हर जगह, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह चाइनीज आर देखो वहां, डोमिनेटिंग टेक्नोलॉजी। here's the thing, उनकी जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, दे हैव द इंटेलेक्चुअल आउटपुट, ठीक है ना। तो उनका चाइना के साथ, उनका चाइना के साथ इश्यू हमारे से अलग है। उनका चाइना से इश्यू ये है कि उनकी कंपनीज ने अपनी नो हाउ डेवलप करके फिर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने में, चाइना को अपना नो हाउ, चाइना को पकड़ा दिया। तो चाइना के पास जो सारा नो हाउ है वो वेस्टर्न कंपनी से आया है। तो वेस्ट ने अपना नो हाउ डेवलप करके चाइना को पकड़ा दिया। हमने क्या किया? हमने तो नो हाउ भी नहीं बनाया। हमारी कोई पॉलिसी रही है कि भाई इंडिया में सिलिकॉन लिथोग्राफी की कंपनीज बने, कि भाई हम जैसे चाइना वन प्लस वगैरह को सब्सिडाइज करती है, हुआवे को सब्सिडाइज करती है, हम अपनी अपनी इंडिया में टेक्नोलॉजी को सब्सिडाइज करें, कि हमारे इंजीनियर्स जो आईआईटी वाईआईटी से निकलते हैं, इंडिया में कहानी है कि ना 80-90% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल इन इंजीनियरिंग। यस। तो शर्म नहीं आई इस बात सुन के किसी इंडियन को, किसी इंडियन लीडर को, किसी इंडियन बाबू को? तो पिछले 10 साल में, 20 साल में आप सोशलिज्म सोशलिज्म करते हैं भाई, इतना वेलफेयर, एलपीजी पे इतना सिलेंडर, ये वो आप करते रहते हैं। इंडिया में किसी को यह ख्याल नहीं आया कि भैया हम कंपनीज को सब्सिडाइज करें, कि भाई वो भी इंडिया में सिलिकॉन लिथोग्राफी करके, अच्छी टेक्नोलॉजीज की मैन्युफैक्चरिंग करके, हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट से लेके भाई इंडिया में ही बेच लो, कहीं और नहीं बिकता। तो माइक्रोमैक्स के लावा के फोन इतने घटिया हैं, किसी का खरीदने का मन ही नहीं करता। तो हमसे वीवो क्यों नहीं बनता? सोचे ना, क्या है वीवो में जो चाइना को पता हमको नहीं पता? भाई हमने मान लिया, बस ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज है, जो आज की जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, या मे बी दे आर वेरी कंसर्न, क्योंकि उनको इस प्लेनेट में सबसे ज्यादा जिंदा रहना है। तो वो रिपब्लिकन पार्टी काफी इग्नोर करती है उसको,
और जो बाइडेन जैसे लोग उस मुद्दे को ढंग से आई थिंक प्रेजेंट कर पाते हैं, तो इसलिए लोग कनेक्ट होते हैं उससे। देखिए, ये लोग जो इंडियन यूथ जिनको क्लाइमेट चेंज की पड़ी है ना, ये बेवकूफ हैं। और आपका और मेरा फर्ज बनता है कि इनको 4 थप्पड़ मारे और बोले बकवास बंद करो, क्योंकि इनको पड़ी हुई है कि कोई ये स्पॉइल्ड जनरेशन है कि कोई इनको सुनाए कि भैया दिस इज व्हाट यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट, और इस बात पे आप कंसर्न हो जाएं तो बड़ी आप बड़े अच्छे हो गए। हमारी रियलिटी, इंडिया की रियलिटी ये है कि इंडिया को इतनी डेस्परेशन थी टू प्रूव दैट इट इज अ गुड सिटीजन ऑन क्लाइमेट चेंज कि इंडिया ने यूरोपियन, जर्मनी खास करके कहे पे, जो हमने अपनी जो एनवायरनमेंट को लेके जो पॉलिसीज लाई हैं पिछले 20 साल में, वो पॉलिसीज बड़ी प्रो डीजल थी कि इंडिया की CO2 इमिशंस कम होंगी डीजल से एज अपोज टू पेट्रोल। अच्छा। ठीक है, क्योंकि डीजल का पर किलोमीटर CO2 इमिशन कम होती है। ठीक है, तो इंडिया में ये डीजल, इन्होंने बहुत डीजल का बढ़ावा दिया। देखें इंडिया में आज कितनी डीजल कार्स हैं, और ये डीजल कार्स के धुएं से इंडिया की 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में से 15 इंडियन होंगी। Yes. इंडिया में 1 मिलियन पीपल प्लस आर डाइंग पर ईयर बिकॉज ऑफ डीजल पोल्यूशन प्रेमेच्योरली। तो हमारे इंडिया में पिछले 20 साल में इतनी पोल्यूशन फैली है बिकॉज ऑफ इंडियाज डेस्परेशन टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ डीजल, कि हमारे कितने लाखों लोग मर चुके हैं प्रेमेच्योरली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये जो बच्चे हैं जिनको क्लाइमेट चेंज की पड़ी हुई है, इनको पड़ी है कि भैया सी लेवल 6 मीटर बढ़ जाएगा, 6 इंच बढ़ जाएगा। जो 20 करोड़ लोग मर चुके हैं उनको नहीं पड़ी, इनको। दीज आर द पीपल जो नालायक हैं, इलिटरेट हैं, इनको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। इनको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि खुद फाइंड आउट करें कि सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है, दुनिया में चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया को चैलेंजेस क्या हैं, और चैलेंजेस मीट कैसे हो रहे हैं। ये अनपढ़ नालायक बेवकूफ लोग हैं जिनको इनके टीचर्स और इनके सोशल मीडिया के हीरो सुना देते हैं क्लाइमेट चेंज, और ये शुरू हो जाते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूं क्योंकि मुझे क्लाइमेट चेंज की पड़ी है। ये चलता है। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ वर्च्यू सिग्नलिंग फॉर द इडियट्स। तो एनी इंडियन जिसको क्लाइमेट चेंज की पड़ी है ना, पहले जो 20 मिलियन इंडियंस मर चुके हैं बिकॉज ऑफ डीजल पोल्यूशन, उसका जवाब तो दो ना। हमारे इंडिया में, मैं फार्मर हूं, मेरे खेत है यहाँ पे, हमारा सॉइल, हमारा फूड, डू यू नो इंडिया में मोस्ट फूड कंपनीज आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट फूड इन द वर्ल्ड क्योंकि हमारे फूड मटेरियल्स में पोल्यूशन बहुत है, केमिकल पोल्यूशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। हमारे इंडियंस, ये बट जगह जगह पे इंडिया में कैंसर एक्सप्लोड कर रहे हैं क्योंकि फूड सप्लाई में पेस्टिसाइड्स बहुत हैं। Yes. राइट? तो लेकिन इन नालायक बेवकूफों को क्लाइमेट चेंज की पड़ी है क्योंकि मालदीव डूब जाएगा जी। जो लोग मर गए उनकी नहीं पड़ी है इनको। तो ये क्लाइमेट चेंज करने वाले जो बेवकूफ है ना, इनके माँ बाप को इनको 4 थप्पड़ मार के या कहना चाहिए सीधे हो जाओ तुम लोग। I'll do it. Young Indian youngsters are stupid. And, I'll tell you why I'm saying it this way. ये बड़ा होता कि भैया इनको समझाओ, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनसे कॉन्वर्सेशन में, डायलॉग में आओ। मुझे डायलॉग वालॉग में नहीं आना। मुझे इनको कहना है कि तुम लोग बेवकूफ हो। अगर तुमको मेरी इस बात से कुछ तकलीफ है तो जरा अपने आप को जस्टिफाई करो। तुम क्या भौंकते हो, तुम क्लाइमेट चेंज। ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट ने इनको 2-4 चीजों पे सिखा रखा है। ये वही चीज भौंकते हैं बेवकूफों की तरह। तोते को सिखाया ना मियाँ मिठू, ये वही करते हैं। तो आपको वैसे चाइना का, अभी चाइना ने हांगकांग में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है और उसके हर जगह जो भी हांगकांग वाले लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट चाइना का ये देखा है कि वो सुनता नहीं है किसी का। उसने हर फ्रंट पे पंगे लिए हुए हैं और उसको जो करना है वो करना है। तो आपको क्या लगता है कि इस वेस्ट और जो डेमोक्रेसी हमारी, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, उसमें मैं इंडिया को भी इंक्लूड करूंगा, क्या उनमें ऐसी मादा है कि वो चाइना को टेक ऑन कर सके? लाइक उस तरफ आपका फ्यूचर, आई वुड से कि एक ऑप्टिमिज्म, कि आपको एक लग रहा है कि यार ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, या फिर आपको एक तरफ की नहीं, जो अब तक 30 साल से चलता जा रहा है उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि दुनिया इस तरफ जाएगी?
मेरा मानना यह है कि डेमोक्रेसी और वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम खत्म होने की नोक पे है, क्योंकि हर कंट्री के हर इंडस्ट्रियलिस्ट को चाइना के साथ पैसे कमाने हैं और अपनी कंट्रीज की सक्सेस और अपनी सोसाइटीज की वैल्यूज की उनको नहीं पड़ी है। एप्पल का सीईओ भाषण देता है रेसिज्म पे और चाइना में जाके पैसे कमाता है। तो सारे सीईओज ऐसे हैं, सारे। और यही सीईओज हैं जो एमपीज, कांग्रेसमैन की इलेक्शंस को फंड करते हैं। तो चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, मेजोरिटेरली लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, वो सब चाइना के दलाल हो चुके हैं, मेजोरिटी। रह जाती है बात जनता की। जनता में कम से कम आधी जनता को ये होश ही नहीं है और अपनी आइडियलिज्म में लगे हुए हैं कि रेसिज्म रेसिज्म रेसिज्म, ब्लैक लाइव्स मैटर, वो इसी में लगे हुए हैं। तो हम रियली रह जाते हैं दो चार लोगों पे, ट्रंप जैसे, नाइजल फराज जैसे, बोरिस जॉनसन जैसे, जो कि चाइना से टक्कर लेने को तैयार हैं। और हम उन लोगों पे रह जाते हैं जो लोग इन लोगों को वोट देंगे। अगर ये 2 4 5 लोग और इनको वोट देने वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं तो डेमोक्रेसी बचेगी, दुनिया बचेगी, चाइना खत्म होगा, एंड देयर इज सम होप। अगर ये लोग और इन लोगों को वोट डालने वाले लोगों की पावर अब नहीं है टू टू चेंज द वर्ल्ड, तो देन अ न्यू डार्क एज इज कमिंग। क्योंकि उसमें फिर और 5 साल में क्लियर हो जाएगा कि इंडिया या अमेरिका या ब्रिटेन या इन सब की डेमोक्रेसीज और शैम डेमोक्रेसीज हैं। लोगों के वोट डालने से कुछ नहीं होता है। पैसे वाले, पॉलिटिकल पावर वाले, सरकार वाले, मिलिट्री चलाने वाले सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के दलाल हैं। और अब जो चाइना चाहेगा वही होगा। और जो अब साउथ कोरिया, अब जो हांगकांग के साथ जो हो रहा है, वो हम सब के साथ होगा। इंडिया में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, इटली में भी, हर जगह। तो वी आर ऑन रियली ऑन द एज, वी आर ऑन द एज, वी आर रियली, सिविलाइजेशन इज ऑन द एज। तो एक डार्क एज की नौबत है, बस जब डार्क एज आई खड़ी है, अनलेस पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रंप आर सक्सेसफुल in defeating the entire system that is on the side of China. New York Times, Washington Post, BBC, Wall Street Journal, ये सब चाइना की साइड हैं। इलान ओमार, ये सब चाइना की साइड हैं। ट्रूडो, जेरेमी कॉर्बिन, एंगेला मर्कल, ये सब चाइना की साइड हैं। ठीक है ना? पर तो आम आदमी इसमें आपको क्या लगता है क्या कर सकता है इस चीज में कि वो सही, मतलब आपको क्या लगता है बॉयकॉट करना इज द राइट वे टू गो, या फिर वी शुड बी मोर पॉलिटिकल, हम सामने आए? एक आम इंसान क्या कर सकता है इसमें? अल्टीमेटली तो इट कम्स डाउन टू आम आदमी ओनली। डेमोक्रेसी तो आम आदमी की वोट पे ही चलती है। तो मेरी होप इंग्लिश आम आदमी और इंग्लैंड के आम आदमी और अमेरिका के आम आदमी पे टिकी हुई है। क्योंकि अगर दुनिया में मुझे कहीं इंडिविजुअल लेवल पे जज्बा दिखता है ना कि ये हम नहीं चलने देंगे, तो वो मुझे इंग्लैंड में दिखता है, जिन्होंने ब्रेक्जिट की वोट की है, जिन्होंने बोरिस जॉनसन को पीएम बनाया है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया है। मुझे सिर्फ इन्हीं में जज्बा दिखता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग हैं, मुझे इन्हीं पे दिखता है जज्बा। मुझे इंडिया में ऐसा जज्बा नहीं दिखता है। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बॉर्डर पे जो बकवास हो रही है, चाइना जो कर रहा है, उस पे फेसबुक पे जाके मेरे जवान कर देंगे, लेकिन फिर जाके वन प्लस का फोन खरीद लेंगे। मैंने फेसबुक पे कहा है कि भैया बॉयकॉट करो, मेरा अपना वन प्लस का फोन है, पर मैंने कहा कि भैया लेट्स बॉयकॉट। मुझे स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स ये आया कि इसकी स्पेसिफिकेशंस बड़ी, इस चीज का प्राइस बड़ा अच्छा है। मतलब कि ये कंपनीज जो है, चाइना की कंपनीज जो है, चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सब्सिडीज पे सस्ती बिकती हैं। तो मतलब कि हमने अपनी कंपनीज को हेल्प नहीं की, लेकिन चाइना ने वन प्लस और ये वीवो शाओमी को सब्सिडाइज करके सस्ता कर दिया, और हम 4-5 हजार रुपए का बचाने के पीछे हम चाइना के गुलाम हो गए। हमको ये अपने 4-5 हजार रुपए नहीं छोड़ दें। तो आई मीन, क्या मोदी जी को रियली प्रेशर लग रहा है कि भैया अब तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि जनता नहीं मानेगी? मुझे नहीं लग रहा। अच्छा। क्योंकि आज अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि वन प्लस का वो वन प्लस 8 आया है, वन प्लस 8 प्रो 2 दिन में सोल्ड आउट हो गया। कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया में। है ना? तो ये कौन खरीद रहे हैं? मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं, कि मैं अपने वन प्लस फोन का वीडियो बनाता हूं। ये वन प्लस फोन का टॉप ऑफ द लाइन फोन है। इसमें मैंने 256 GB रैम, ये वो 3 साल की वारंटी में 60
65,000 का फोन है, मैंने सोचा मैं वीडियो बनाता हूँ, इसको सारा डिलीट करके इसको मैं हथौड़ा मारूंगा, सारा तोड़ दूंगा, कहूंगा सारे करो। लेकिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि इससे कोई और थोड़ी करेगा। और ठीक है, चलो ये भी मान लो कि भैया ये इस फोन के पैसे तो चाइना के पास चले गए, इसको तोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, पर मैं आगे से नहीं खरीदूंगा। मेरे मानने में नहीं आता कि इंडियंस इस बात में मानने को तैयार है। मैं आई टेल यू व्हाई आई से दिस, क्योंकि अगर ये होना होता ना, आज खबरें आ रही होती कि Xiaomi सबकी फट गई है, कि हमारी सेल्स कोलैप्स हो गई और रिकवर नहीं होंगी, ये खबर होती, और ये खबर नहीं है। वो 59 एप्स जो हमने बैन कर दिए, 59 एप्स बैन कर दिए, उनमें से 2-4 ही एप्स के लोग नाम जानते हैं, और किसी का तो नाम कोई जानता ही नहीं है। yes. है ना? तो ये क्या चक्कर है? कहो ना कि चाइनीज फोन्स पे 50% ड्यूटी लगेगी, आज से ये करो ना, चाहे वो इंडिया में ही बनते हो। हाँ, और दुनिया भर ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड की नीतियां अपना रखी हैं। तो वो फ्री ट्रेड में भी मोस्टली होता क्या है कि जो ज्यादा ऑब्वियसली ट्रेड करेगा उसी को फायदा होगा। तुम तो कुछ दे नहीं रहे हो चाइना को, चाइना ही तुमको सब दे रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा करप्शन मैंने देखा है चाइना ने हर कंट्री के साथ किया है फ्री ट्रेड के नाम पे। दैट इज ट्रू। देखो देखो, ये एक और बात है, हमारे इंडिया में ना, अगर आपको अच्छे स्पीकर खरीदने हैं, अच्छा स्टीरियो खरीदना है, मोटी ड्यूटी लगती है। यू नो, यू कांट, इंडियंस कांट अफोर्ड गुड थिंग्स, की इवन इन टुडेज एज। इंडिया में आप जो बेस्ट बाय में जाके सामान खरीद सकते हैं, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम्म। टारगेट में आप जो सामान खरीद सकते हैं, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। बहुत मोटी ड्यूटीज हैं इंडिया में। अगर इंडिया में कार्स की प्राइस रेंज क्या है, या तो आपकी कारें हैं 5, 6, 7, 8 लाख की, यस। यहाँ आ जाती है 20, 25, 30 लाख की, यहाँ आ जाती है 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की। सो ये सेगमेंटेशन है बाय ड्यूटीज की, कि एक मिडिल क्लास का है, एक अपर मिडिल क्लास का है, एक सुपर रिच का है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटीज के साथ पूरी की पूरी मार्केट कंट्रोल कर रखी है। लेकिन जब चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो फ्री ट्रेड पे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि WTO रूल्स हैं जी। यस। क्या बकवास है। कनाडा ने हुआवे की जो सीईओ थी उसको डिटेन किया था अमेरिका के कहने पे कि इसने रूल्स तोड़े हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट। और कनाडा के 2 बंदे थे जो कि अमेरिका में और चाइना में बिजनेसमैन थे, उनको डिटेन कर लिया। और आप यकीन मानिए मेरा दिमाग खराब होता है कि कनाडा वाले उस बारे में बात ही नहीं करते। उनके 2 बंदे बेगुनाह पकड़ लिए। मैंने कोई ट्विटर वॉर नहीं देखी चाइना के खिलाफ। मैंने किसी एमपी को नहीं कहा कि यार कोई अग्रेशन, मतलब अग्रेसिव स्टेप लो। कोई मैंने रैली नहीं देखी, कोई मोमबत्तियां नहीं जल रही हैं। इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना से पंगा नहीं लेना चाहिए। जो जो कि पुराने उनके मिनिस्टर हैं कनाडा के, कह रहे हैं कि नहीं, हम क्यों अमेरिका की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको छोड़ दो और अपने 2 बंदे वापस ले लो। तो ये जो करप्शन है कनाडा, अमेरिका, इंडिया, हर जगह। तो उस बारे में आपको क्या कहना है कि चाइना अब मतलब बंदे मारता भी नहीं है, एक गोली नहीं चलाता और अपने काम मनवा लेता है आराम से। देखिए, मैं ना बहुत सालों से, I'll tell you, I was the first person in the world to predict कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा, February 16, 2016 की बात। तो मैं एक वर्ल्ड वाइड मॉडल बनाया, मैंने उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ। तो उसमें मैंने अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, रशिया वगैरह का एक प्लान देखा है कि भैया ये पाथ है। और उसमें मुझे वो हर किसी का वही प्लान अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, एक्सेप्ट कनाडा। मुझे कनाडा के लिए उम्मीद नहीं है, क्योंकि सच्ची बात यह है कि कनाडा में इतनी करप्शन है पॉलिटिकली। कनाडा इज द मोस्ट पॉलिटिकली करप्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस। मतलब जितनी जो जो एक तो क्राइम होता है वो अलग है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इतनी खुलेआम करप्शन किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं है जितनी कनाडा में है। ठीक है ना? और वो करप्शन चलती इसलिए है क्योंकि कनाडा का धंधा यह बना हुआ है कि इमिग्रेशन लाओ, इमिग्रेशन लाओ, इमिग्रेशन लाओ, इमिग्रेशन लाओ। और कनेडियन जो गोरे लोग हैं उनको ये सिखा रखा है कि हम देखो कितने अच्छे हैं, कितने टॉलरेंट हैं। नाइस, वी आर नाइस, वी आर नाइस। तो ये जो नाइस कनेडियंस है, इनको नाइस नाइस में अपने आप को बिका देना है। ये बिक रहे हैं कनेडियंस। आज की डेट में रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते आप कनाडा में, सब चाइनीज की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से, एंड दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट।
पर वो ये बात करेंगे नहीं क्योंकि उसमें रेसिज्म हो जाएगी। हाँ जी। तो कनाडा को तो पाकिस्तान ने और चाइना ने और इन सब लोगों ने खरीद रखा है, और ये कनेडियन गोरे लोग जो हैं ये नाइस बने हुए हैं, और हमारे लोग जो गए हुए हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अब कनाडा में हमारे बहुत इमिग्रेंट्स हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, हाँ हिंदू भी हैं। जी। यस। तो इमिग्रेशन का कितना फ्रॉड चल रहा है, बहुत। और जो हमारे लोग जो वहां पहुंचे हुए हैं वो कमाइयां कैसे कर रहे हैं उसमें बड़ा फ्रॉड चल रहा है। हाँ जी। तो कनाडा को, कनाडा के साथ ही झूठ करके हम कनेडियन सिटीजन बनते हैं, जबकि हमारा काम होना चाहिए कि कनेडियन गोरे लोग, अगर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको रेसिज्म कहलाने से डर लगता है, तो हम अब कनेडियन हो गए, हम कहते हैं कि भैया ये सीधे हो जाओ, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अपना धंधा कर रहे हैं। तो कनेडियंस खुद बेवकूफ हुए हुए हैं, कनेडियंस के पॉलिटिशियन बिके हुए हैं, और हमारे लोग कनाडा के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। मेरे 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 कनाडा में जो फ्रेंड है जो कि बिल्कुल उनको बहुत तरस आता है कनाडा पे कि भी कनाडा डूब रहा है, तो मैं उनको कहता हूं कि जो कनाडा को सपोर्ट करते हैं उनके साथ खड़े हो, वहां पे वो शुरू हो जाते हैं नहीं जी ये रेसिस्ट हैं। तो मतलब कि किसी इंडियन से कहा नहीं जाता कि भैया कनेडियन रेसिस्ट नहीं है, और कनाडा को रेसिज्म के नाम पे डुबाया जा रहा है बाय करप्ट क्रुक्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एंड चाइना एंड कतर एंड सोमालिया। तो इंडियन चार खड़े होकर कहें कि भैया कनेडियंस रेसिस्ट नहीं है, बट ये लोग कनाडा को डुबा रहे हैं, नहीं बोलते हैं, अपना धंधा चलता है, कनाडा इसमें डूब जाएगा। कनाडा की मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। आप मॉब लिंचिंग आती है ना। कनाडा में एक बंदे ने बोला था, टोरंटो में एक बंदे ने लाउड स्पीकर के ऊपर जब आजान के अगेंस्ट, उस बंदे की नौकरी चली गई, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो ऐसा है, कैसे? तो ऐसा है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ ना, देखो कनाडा में जितने इंडियंस हैं, चाहे हिंदू ही मान ले, चाहे आप कह दें कि भैया सिख हमारे साथ नहीं है, तो जितने हिंदूज हैं लेकिन सारे बॉयकॉट कर दें, हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी, हम काम पे नहीं जाएंगे, हमारे ऑफिस बंद है, क्योंकि ये पॉइंट है, और हम इस पॉइंट पे इन मुल्लों को बुली नहीं करने देंगे। करें ऑर्गेनाइज। अगर आपके इमिग्रेशन ऑफिस चलते हैं, आप इमिग्रेशन ऑफिस बंद कर दें। अगर आप किसी कनेडियन कंपनी के लिए काम करते हैं, आप बॉयकॉट कर दें, सारे इकट्ठे 1 मिलियन हिंदू बॉयकॉट कर दें कि हम काम पे नहीं जाएंगे, हमारी दुकानें बंद है, हमारी नौकरियां बंद है, हम अपनी इंश्योरेंस पेमेंट्स नहीं करेंगे, हम अपनी कार की पेमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये मंजूर नहीं है कि हमने कुछ बात की तो हमको ऐसी प्रोसिक्यूशन होती है कि भैया हिंदू को क्यों प्रोसिक्यूट किया जाता है बिकॉज ऑफ इस्लामोफोबिया। तो आप कहें ना कि भैया हम इस्लामोफोब नहीं है। आपका जज्बा कहाँ है? वो तो वो तो किसी चीज पे खड़े होकर शुरू हो जाते हैं कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया है। तो आप हमने हिंदूज ने क्यों अब से एक्सेप्ट किया कि हमको इस्लामोफोबिया कहा जाए? उनने इस्लामोफोबिया कह दिया, आप चुप हो गए। सारे कनेडियन हिंदूज बॉयकॉट कर देना, हमारी दुकानें बंद है, बस बात खत्म, हम काम पे नहीं आएंगे। क्या करेंगे कि सारे हिंदूज को फायर कर दो? नहीं, पर उनकी फिर मॉर्गेज रुक जानी है उनकी, तो वो रुक जाए, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ना, सी दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, उनको सिस्टम को डिसरप्ट करना आता है, हमारी फटती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर अगर आज 10,000 हिंदूज या 20,000 हिंदूज या 1 लाख हिंदूज अपनी मॉर्गेज देना बंद कर दें, सारे जो बैंक से फट जाएगी उनकी, ये क्या चल रहा है, राइट? तो पॉलिटिशियन देखे, सीबीसी देखे, आगे पीछे लोग देखें चल क्या रहा है भैया। प्रोटेस्ट करना कुछ होता है भैया, गांधी जी से कुछ सीखे ना। पीसफुल नॉन कोऑपरेशन क्या होती है? नॉन कोऑपरेट करें। आपको कौन कहता है वायलेंस ना करें? अंडरस्टैंड नॉन कोऑपरेशन, यस। डोंट कोऑपरेट। किसने कह दिया भी ये इस्लामोफोब है? हमको इंडिया में दिन रात ये कानों में लाउड स्पीकर का सुनना पड़ता है, हमको पता है कि वो मौलवी हमको सुना रहा है, और हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हमारी सरकार उसको बंद नहीं करती है। कनाडा फ्री सोसाइटी है, कनाडा की फ्री सोसाइटी में अगर एक हिंदू ने कुछ कह दिया, उसके पीछे मुसलमानों के नाम पे सारे गोरे पड़ गए और सारे हिंदू चुप बैठे हैं। बॉयकॉट करो, कुछ ऑर्गेनाइज करो, कुछ नहीं किया। कुछ लोगों ने फंडिंग करी है, दे आर फाइटिंग द केस फॉर हिम। उन्होंने $70,000 रेज करे। इट कम्स डाउन टू ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी, बिकॉज 4 लोग मैं आप करें उससे फर्क नहीं पड़ता है। सही कह रहे हो। 1 लाख हिंदू कहें कि हम अपनी कार की मॉर्गेज नहीं देंगे, घर की मॉर्गेज नहीं देंगे, हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी, हम नौकरियों पे नहीं जाएंगे, कुछ हिलेगा ना फिर सिस्टम। कि किसने कह दिया इस्लामोफोबिया है ये? क्यों कहा? किस बेसिस पे कहा? हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? दिस रिक्वायर्स सम बॉल्स। लेकिन
हमको ये पड़ी रहती है कि भैया हवा हमारे ऊपर से चले, हमारा काम चलता रहे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो यू कैनॉट चेंज द वर्ल्ड बाय कंप्लेनिंग। कंप्लेंट से दुनिया नहीं बदलती। यू हैव टू पुट योरसेल्फ एट रिस्क। तो अगर आपको यही पड़ी है कि क्या हो जाएगा, तो फिर फेसबुक पे गालियां दे लो। जीत तो उन्हीं की होगी जो कुछ रिस्क करने को तैयार है। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। ये बहुत आपकी लाइन मुझे बड़ी सही लगी कि जीत उसी की होगी जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वीडियो सुनते रहते हैं डर के आगे जीत है। यस। क्या डर के आगे जीत है? तुमको तो डर ही लगा रहता है भाई। सही। चलो सर, लेट्स आई होपफुली लोगों के अंदर हिम्मत आए और हम भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, नॉट ओनली इन इंडिया बट जहां कहीं भी डेमोक्रेसीज है, फ्री वर्ल्ड है, कनाडा, अमेरिका, यूके। लेट्स सी। Yeah, I hope this was useful for you. Yeah, thank you so much for your time.